तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गए हम आज नई वीडियो के साथ यूपी रेवेन्यू के सेकंड लेक्चर के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें आज सेक्शन 1 से लेकर हम सेक्शन 6 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 1 से कवर करने वाले हैं पहले। तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं सेक्शन 1 में। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है ये, इसमें मैं नोट डाउन करने लग देता हूँ। चैप्टर 1 है ये। ठीक है, चैप्टर 1। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं हम सीधा। ठीक है, तो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 के अंडर आता है शॉर्ट टाइटल। ठीक है, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट सॉरी। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, एक्सटेंड कहाँ तक और कमेंसमेंट कब से हुआ है। तो ठीक है, तो एक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहलाएगा। ठीक है, इसका आपको पता ही है कि 2006 में ये लागू हुआ था। तो इसका ये जो एक्ट है, जब नाम लिया जाएगा, इसको कहा किस नाम से जाएगा, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड होता है होल ऑफ यूपी पर। ठीक है, कमेंसमेंट ने बताई दी 2006। ठीक है, सेक्शन 2 बहुत ही आसान सेक्शंस हैं, आराम से कवर करेंगे, शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अगली वीडियो में हम सेक्शन 7 से लेकर इसके कॉन्स्टिट्यूशन 10 तक जाएंगे, इसके पावर्स तक। ठीक है, सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड की बात करता है कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो चैप्टर 8 एक्सेप्ट चैप्टर 8 एंड 9 ऑफ द कोड ऑल द प्रोविजन अप्लाई टू होल ऑफ यूपी। खाली चैप्टर 8 को और 9 को छोड़ के ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड सारे प्रोविजन इसके अप्लाई टू होल ऑफ द यूपी लगेंगे। चैप्टर 8 एंड जो 9 है वो सच एरियाज में लगेंगे जहां इनेक्टमेंट दिया हुआ है एज शेड्यूल 1 आर एप्लीकेबल। मतलब कि जो चैप्टर 8 है और जो चैप्टर आपका 9 है वो कहाँ लगेंगे, वो उन एरियाज पे लगेंगे जहां शेड्यूल 1 एप्लीकेबल है। ठीक है, शेड्यूल 1 इसका आप देख लीजिएगा, मैं पूरे तरीके से बताऊंगा। शेड्यूल 1 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड जो जहाँ लगा हुआ है 2006 वाला, वहाँ लगेंगे इसके चैप्टर सेक्टर 8 और 9। वैसे पूरी जगह में लगेंगे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये यूपी है पूरा। ठीक है, इसमें सारे प्रोविजंस लगेंगे जितने भी दे रखे हैं। खाली कौन कौन सी लगेंगे, 8 और 9 नहीं लगेंगे। 8 और 9 कहाँ कहाँ लगेंगे, 8 और 9 वहाँ लगेंगे जहाँ कोड जो है, जो कोड है या फिर इनेक्टमेंट कहाँ कहाँ लगेंगे, जहाँ जिन एरियाओं में शेड्यूल 1 लगा हुआ है। शेड्यूल 1 जहाँ एप्लीकेबल होगा ना, वहीं वहीं खाली 8 और 9 एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और कहीं भी 8 और 9 एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 एक्सटेंड ऑफ द कोड टू द न्यू एरियाज। ठीक है, तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब 2000 कब हुआ कमेंसमेंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखते रहिएगा और इसके नोट्स भी देखते रहिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। 2006 में कमेंसमेंट हुआ। इफ़ न्यू एरियाज आर एड टू टेरिटरी ऑफ यूपी, मतलब अगर 2006 के बाद, ठीक है, 2000 सॉरी ये एक हो गया ज़्यादा, कोई नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, 2006 के बाद जो भी नए एरियाज जोड़े गए होंगे, ठीक है, द द क्या लिखा, स्टेट गवर्नमेंट, एसजी का मतलब है ये स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द होल कोड और एनी ऑफ इट्स प्रोविजन टू न्यू एरिया। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी नए नए प्रोविजंस आए, जैसे 1 2, ये नए प्रोविजंस आए कब आए, आफ्टर 2006, ये 2006 के बाद आए हैं। ठीक है, तो इन प्रोविजंस पे क्या करेगी, इन प्रोविजंस पे जो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो नोटिफिकेशन के द्वारा इन एरियाज पे लगा देगी, इन एरियाज पे दोबारा से लगा देगी। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट मे ऑल्सो मोडिफाई अमेंड अल्टर सच अबव नोटिफिकेशन। तो जो कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड के बाद न्यू एरियाज जोड़े जाएंगे यूपी में, ठीक है, उनको मॉडिफाई भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है और अल्टर भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, हटा भी सकती है, कुछ और भी अल्टरेशन करनी है तो वो भी कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आफ्टर इन जो चैप्टर 2 में थी वो ये कहा गया था कि सारे प्रोविजंस लगेंगे, मतलब एप्लीकेबिलिटी की बात की गई थी। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या आता है कि ये लगेंगे कहाँ कहाँ भाई, एक्सटेंड कहाँ तक होगा, तो ये पूरा होल ऑफ द यूपी होगा। और अगर एक्सटेंड टू द कोड न्यू एरियाज पे, तो हमने बता दिया कि पूरे यूपी पे लगेगा, यहाँ लगा दिया हमने होल ऑफ यूपी होगा। अगर न्यू एरियाज जोड़े जाते हैं कब, अगर 2006 के बाद, तो उन पर भी लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है पूरे कोड को, कुछ प्रोविजंस को लगा सकती है उस एरिया पे जो न्यू एरियाज जोड़े गए हैं, और उनको मॉडिफाई, अल्टर और अमेंड भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 2 3 हमने कवर कर लिया, अब चैप्टर 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर 1 हमने ऊपर कवर कर लिया था, तो ये हम आते हैं इस बार चैप्टर 2 पे।
ठीक है, चैप्टर सेकंड की बात करें, चैप्टर सेकंड में 2 सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो आज हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे। सेक्शन 5 डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू रेवेन्यू एरियाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए आप अगर ये डिवीजन समझ लेंगे, ये पूरा डिवीजन, तो आपको कोई यूपी कोड जो है पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये कि ये भाई है क्या। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो खैर दोबारा से लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू रेवेन्यू एरिया, तो स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट शैल बी डिवाइड इनटू रेवेन्यू एरियाज। स्टेट शैल बी मतलब कंपलसरी है कि स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड होना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा रेवेन्यू एरियाज में, जिसमें कैसे कैसे होगा, डिवीजन्स जिन्हें कमिश्नरीज भी करेंगे। आई मैं इसको एक चार्ट के द्वारा और समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा उसमें, फिर डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक डिवीजन बनेंगे। जैसे ये स्टेट है, इसमें डिवीजन्स होंगी कई, वो 3 4 ये डिवीजन्स बनाई जाएंगी इसमें। ठीक है, इन डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। इस जैसे ये फर्स्ट डिवीज़न है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगी कई, ये 1 2 3 4 5 6 ये डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन ईच डिवीज़न क्या होगा, 2 और मोर तहसील्स होंगी। ठीक है, तो उन्हीं जैसे ये 6 डिवीजन्स थी, जैसे ये 6 डिवीजन यहाँ निकल के आई थी। ठीक है, मैं इनको बता देता हूँ, 1 2 3, इनके अंदर भी क्या होगा, तहसील बनेंगी, इनके अंदर भी डिवाइडेशन होगा। तो फर्दर डिवाइडेशन का एक चार्ट बनता जाएगा। ठीक है, 2 और मोर तहसील होंगी, जो है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में, खाली एक डिस्ट्रिक्ट में 2 और मोर तहसील होंगी। फिर इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी 1 और मोर परगना, परगना बनेंगे। ठीक है, और इन 1 और इन, है ना, इन ईच डिस्ट्रिक्ट मेरे समझ 2 और जो मोर तहसील है वो इन ईच डिस्ट्रिक्ट में बनेंगी। ये जो एक तहसील के अंदर 1 और मोर परगना बनेंगे, और इन ईच परगना देयर विल बी 2 और मोर विलेजेस। ठीक है, बेसिकली समझ लो कि ये बताता हूँ, जैसे कि ये समझ लो ये यूपी है पूरा। ठीक है, यूपी समझ लो, यूपी के अंदर ये तुम्हारा बने हुए हैं, तुम्हारे क्या बने हुए हैं, ये डिविजन्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको हटा देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आपको। ये चिलक हिंदी से हटा देते हैं हम इसमें। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसका जरिए मैं आपके लिए थोड़ा तोड़ तोड़ के लाया हूँ। ये बन गए हमारे क्या, ये बनाते हैं हमने डिवीज़न बना दिए। ठीक है, अभी जैसे ये डिवीज़न है, इसके अंदर भी क्या होंगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ये एक डिस्ट्रिक्ट, 2 ये डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, 1 2 3 4 5। इन डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, तहसील्स होंगी, छोटी छोटी तहसील होंगी, छोटी छोटी तहसील होंगी, छोटी छोटी तहसील बनी होंगी। तहसील के अंदर क्या होगा, 1 और परगना होंगे। तो मतलब इसी तरीके से पूरा डिवाइडेशन चलेगा इसमें। ठीक है, और जहाँ भी तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जैसे ये रेवेन्यू डिवीज़न थे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील बनती है ना, ये 1 तहसील 2 तहसील, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सब डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, तहसील को क्या कहते हैं, सब डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं तहसील में बैठता है एसडीएम, जो आप जानते हैं कई सारे कार्य करता है, आपके सिविल से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सब वही एसडीएम ही करता है। सब एसडीएम की फुल फॉर्म बताइए। एसडीएम की फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। राइटिंग थोड़ी गंदी है यार, काम चला लेना। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे, लास्ट सेक्शन है। ठीक है, कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, और मतलब इसी के तीसरा है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज़ की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा रेवेन्यू एरियाज़ का। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगी डिवीज़न को, तहसील कौन सी जो एक डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, और विलेज कौन सी जो तहसील को बनाएंगी। मतलब क्या है, जैसे ये एक डिवीज़न है, ठीक है, मतलब ये स्टेट समझ लीजिए, इसको हटाइए, अब इसको हटाते हैं, पूरा ढंग से बना के दिखा आपको बताता हूँ। समझो ये पूरा एक वो है, स्टेट है एक। ठीक है, अब इसमें ये ठीक है, तो इसने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी डिस्ट्रिक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट डिवीज़न, तो वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी 1 2 3 और 4, मतलब ये जितनी भी ये चारों जो हैं ये एक डिवीज़न बनाएंगी। ठीक है, ये एक डिवीज़न बनाएंगी पूरा,
जितनी मैंने बनाई थी ना 1 2 3 4, ये सारी एक डिवीज़न बनाएंगी। ठीक है, ये मिट जा रहा है यार, एक सेकेंड। हाँ हाँ, अब ठीक है ना। तो जो पूरा एक बनेगा ना डिस्ट्रिक्ट, उसमें 1 2 3 जितनी भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं 1 2 3, तो बोलेगा कि ये जो पूरी चारों है ना, ये पूरी चारों, ये जो मैंने चारों नापी हैं अलग निकली हैं, ये 1 2 3, ये 3 डिस्ट्रिक्ट होंगी जो एक डिवीज़न बनाएंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये 1 2 और 3, ये 3 डिस्ट्रिक्ट एक डिवीज़न को बनाएंगी। तहसील बतानी पड़ेंगी, कौन कौन सी वो तहसील होंगी जो एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफाई करेंगी, और कौन से वो विलेजेस होंगे जो एक तहसील को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में अल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया बाय अमलगमेशन, ये पहला है आपके लिए। फिर रीएडजस्टमेंट, और तीसरा है नेम अल्टरेशन। स्टेट गवर्नमेंट अल्टर कर सकती मतलब अल्टर कर सकती है रेवेन्यू एरिया किन किन प्रोसेस के द्वारा, ये 3 एक प्रोसेस दे रखे हैं। अमलगमेशन कर सकती है, उनका रीएडजस्टमेंट कर सकती है, उनका नाम भी चेंज कर सकती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट ये तीनों प्रोसेस कर रही होगी ना, ये तो उसको ये चीज़ भी करनी मैंडेटरी होगी। स्टेट गवर्नमेंट शैल लिखा हुआ है, मतलब मैंडेटरी होगी, पब्लिश सच प्रपोजल्स फॉर इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन। मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट ये तीनों चीज़ें काम में करेगी तो उसको क्या करना है, एक प्रपोजल्स लाने पड़ेंगे एक जनरल पब्लिक के पार्लेंस में। क्यों ऑब्जेक्शंस के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है लौट के तो उसको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, मतलब उस पर विमर्श करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को शैल, ये मैंडेटरी है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके तीसरे क्लॉज पे। कलेक्टर में अरेंज द विलेजेस, कलेक्टर अरेंज कर सकता है विलेज को, कलेक्टर के पास पावर है, क्योंकि कलेक्टर भैया एक बहुत बड़ा का आदमी होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का, तो कलेक्टर के पास ही पावर होती है कि विलेजेस इनटू तहसील। ठीक है, विलेजेस को तहसील में बांटे हैं, विलेजेस जो विलेजेस हैं मतलब किसी तहसील में, सॉरी, जो तहसील में कोई विलेजेस हैं उनको लेखपाल सर्कल्स में बांटे, एंड लेखपाल सर्कल्स इनटू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल। ठीक है, देखो ये मैंने पूरा चार्ट बनाया आपके लिए, ये दिया है पूरा ये चार्ट, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो मैंने बताया ना, कलेक्टर में अरेंज द विलेजेस इन तहसील इनटू लेखपाल सर्कल्स एंड लेखपाल सर्कल टू रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मतलब जो विलेज 1 है जैसे किसी तहसील में, विलेज 2 है, एक तहसील में ये दोनों चीज़ें हैं, तो उसको बताने पड़ेंगे। जैसे विलेज 1 एंड विलेज 2 क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एक लेखपाल सर्कल, और विलेज 3 और विलेज 4 लेखपाल सर्कल 2। ठीक है, ये हो गए विलेजेस इनटू ये वाला कॉन्स्टिट्यूट, ये वाली चीज़ हो गई। एंड लेखपाल सर्कल्स इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, और उसको बताने पड़ेंगे कि लेखपाल सर्कल 1 और लेखपाल सर्कल 2 ये किस में आते हैं, ये भैया ये रेवेन्यू सर्कल में आते हैं, तो ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल बन जाएगा। तो उसको पूरा एक सर्कल बनाना पड़ेगा, विलेज 1 एंड विलेज 2 लेखपाल सर्कल 1 में आते हैं, विलेज 3 विलेज 4 लेखपाल सर्कल 2 में आते हैं। तो हो सकता है इसके लिए कोई अलग रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल बना दिया जाए। ठीक है, बना दिया जाए, पर सरकार ने कलेक्टर ने अरेंज कर दिया कि भैया ये दोनों इसी वाले में आएंगे। हो सकता है कि इसके लिए अलग बना दिया जाए, इसके लिए बना दिया, पर कलेक्टर को अरेंज करना पड़ेगा ये सब काम है। ठीक है, कलेक्टर शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द हेड क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल। ठीक है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सर्कल है ना, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहेगा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहेगा, ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लेखपाल सर्कल 2 में रहेगा कि लेखपाल सर्कल 1 में रहेगा, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। देखिए आज हमने सेक्शन 1 कर लिया, सेक्शन 2 कर लिया, सेक्शन 3 कर लिया, ठीक है, सेक्शन 5 कर लिया, 4 जो वो है नहीं, सेक्शन 6 कर लिया। ये सारे सेक्शन आज हमने कर लिए। ये चैप्टर 1 में आते थे, ये चैप्टर नहीं सॉरी, ये चैप्टर 1 में आते थे, ये चैप्टर हमारे 2 में आते थे। देखिए जो अगली बार जब हम अगला लेक्चर में क्या करेंगे, लेक्चर में सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 10 तक जाएंगे। ये सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 10 तक किस में क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे सेक्शन 10 को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हम पूरा इसको पूरा निपटा देंगे। और आज हमने इतना कर लिया है। ठीक है, और प्लीज़ गाइस यार लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है चैनल को। और हम साथ में हमारी टीम में एक स्टार्ट कर रही है
कि हम यूपी का तो चला ही रहे हैं साथ में यूपी वाला, अब हम अलग फील्ड में भी उतरने वाले हैं। ठीक है, पहले हम सोच रहे हैं कि एक सीपीसी की भी सीरीज़ लाएंगे, ठीक है, फिर एक कंपनी लॉ की, थोड़ा सा डाइवर्स जाएंगे हम फील्ड से, सीपीसी की भी आएगी, कंपनी लॉ की भी लेक्चर आएगा, फिर टीपीए के भी आएंगे। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं जल्द ही, कोई भी डेट दर्ज का नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी हो तो आप चैनल पे वीडियो पे कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी होगी उसको मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। ठीक है, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और दोस्तों की मत करो। जब तक नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।